क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में? ओ भाई, क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में? मजा तो है किसी की धड़कन वापस लाने में। वाह यार। Assalamu alaikum everyone, this is me Medical Sana Numan, first year MBBS student in JMCH भागलपुर बिहार। ये वीडियो नीट 2026 एस्पायरेंट के लिए होने वाली है, जो भी स्टूडेंट अभी 11th में और 2 साल के बाद वो नीट 2026 देने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए। आई नो आप सब बहुत डर गए होंगे एंड आप सबके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हुई कि मैं किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं नीट 2024 को लेकर के, नीट 2024 के स्कैम को लेकर के, उसके पेपर लीक्स को लेकर के, उस ग्रेस मार्किंग को लेकर के एंड जो कुछ भी चल रहा है, ये सब देख करके आप डेफिनेटली बहुत डर गए होंगे एंड आप सोच रहे हो कि मैं किस तरह से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, मैंने सही भी किया बायोलॉजी लेकर के या फिर नहीं, क्या मुझे मैथ्स से लेना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सबके लिए सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ, इन सभी कंसर्न में भी बात करूँगी और आप सबको एक रोड मैप देने आई हूँ कि आप लोगों को किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि आपके दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल जाएँ एंड आपके दिमाग में जो कुछ भी है ना एंड आप एक अच्छी फुल पॉजिटिविटी के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है एंड आपके कुछ मंथ निकल चुके हैं और आपको अपना 11th और 12th दोनों चाहिए कि आपको दोनों ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नीट में सिर्फ ना 12th आपका इंपॉर्टेंट अच्छा होना चाहिए, ना ही सिर्फ 11th अच्छा होना चाहिए, आपका 11th और 12th दोनों ही अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बात बोल दूँ सभी स्टूडेंट को, जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले तो वो इस चीज़ को लेकर ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उन्हें स्कूलिंग करनी चाहिए या नॉन अटेंडिंग होना चाहिए। तो मैं आप लोग को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप बैलेंस कर सकते हो स्कूल को इसके साथ तो आप स्कूल लो, नहीं कर सकते हो तो नॉन अटेंडिंग ही करो, क्योंकि वो बेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैलेंस नहीं कर पाते स्कूल को लेकर के साथ साथ। तो आप नॉन अटेंडिंग ही करो, वो ज़्यादा बेस्ट है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करके ट्रैक कर लूँगा। तो अभी आपको सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब आप कर लेना। अभी आपको एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे गाइडर की, एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक आपका भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप स्टार्टिंग से ही सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते हो, आपको अभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी एंड वो आपके सिर्फ टीचर ही पूरा कर सकता है आपकी ज़रूरत को, क्योंकि वो जानते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एंड किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं और आपको कितनी नॉलेज देनी है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी भी चैप्टर्स को लेकर के पार्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले लो, चाहे वो नॉर्मल कोचिंग हो या फिर कोई नीट की प्रिपरेशन करने वाली अच्छी सी कोचिंग, जैसे कि PW हो गया, आकाश कुछ भी होगा, जिसमें जो भी आप प्रेफर कर रहे हो। और आप एक चीज़ देखो कि आप ये मत सोचो कि उसने कहाँ से किया था या किसने कहाँ से प्रिपरेशन करा था। आप ये देखो, क्योंकि फैकल्टी चेंज होती रहती है हर बार हर कोचिंग की, तो आप ये देखो कि अभी उस किसी पार्टिकुलर कोचिंग में कौन सी फैकल्टी है और वो फैकल्टी कैसा पढ़ा रही है, वहाँ के जो भी बच्चे पढ़ रहे हुए हैं उनसे एडवाइस लो, उनसे पूछो एंड देन आप उस कोचिंग के लिए इनरोल करो, क्योंकि कोचिंग की भी फीसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो बस ऐसे ही रश में मत घुस जाओ, ठीक है। तो ये सब हर चीज़ देख करके आप एडमिशन लो जहाँ भी जाओ। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, आपको किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारा पेपर होने में भी 2 साल है, तो इन 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जैसे कि अभी इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतने सारे केसेस हैं, तो उन सभी चीज़ों का बहुत इफेक्ट हो सकता है। लाइक आपका पेपर टफ हो सकता है, क्योंकि अभी पेपर का लेवल थोड़ा ईजी है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर 2026 में 2025 में पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो एंड जब कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ेगा तो एक्चुअली में पता चलेगा कि कॉम्पिटिशन कितना है। तो उस टाइम पे वो जो फैक्टर होगा, उस टाइम पे पता चलेगा कि एक्चुअली में कितना कंपटीशन है। बस देखो, पैटर्न का चेंजेस हो या फिर कंपटीशन का लेवल हो, तो अगर इतना सा भी लेवल अगर थोड़ा बढ़ गया ना, तो डेफिनेटली जितने भी लोगों के इतने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं ना, सबके सब डाउन चल जाएगा। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि अगर तुम्हें नीट में अच्छा करना है ना, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओ, तो तुम्हें यू हैव टू वर्क ऑन द सेल्फ कॉम्पिटिशन। तुम्हें सेल्फ कॉम्पिटिशन के बारे में सोचना होगा, रादर देन तुम ये सोचो कि उसका क्या हो रहा है, मेरे उस साइड बैठे बच्चे का किस तरह से प्रिपरेशन हो रहा है, उसका किस तरह से प्रिपरेशन हो रहा है, या तुम दूसरे के बारे में सोच रहे हो। तो मैं 11th-12th करी थी, तो मैंने एक नॉर्मल कोचिंग से ही किया था एंड उसके बाद जब मैंने सोचा कि मुझे प्रिपरेशन करना है नीट के लिए एंड मैं काफ़ी डेडिकेटेड हो गई थी, ट्रस्ट मी, मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की एंड हाँ, मुझे टाइम लगे क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से जो कि मुझे फेस करना पड़ा। उन सब चीज़ों की वजह से मुझे टाइम लगा डेफिनेटली, बट यू हैव टू बिलीव दैट
कि तुम ये अकेले भी कर सकते हो। तुम्हें किसी को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सामने कौन है तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अगर अपने सामने वाले को देखोगे तो तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम अपने पीछे वाले को देखोगे तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं देखना, तुम्हें बस अपने सामने अपने फोकस अपने गोल को देखना है कि तुम्हारा गोल क्या है और तुम्हें उसके लिए क्या करना है, तुम क्या कर रहे हो आज, तुमने आज का जो अपना टारगेट बनाया तुम उसे कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। चाहे वो डेली टारगेट हो या वीकली टारगेट हो या मंथली टारगेट हो या ईयरली टारगेट हो, तुम बस उस टारगेट को अचीव करने का सोचो कि तुम उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हो या नहीं। तुम्हें बस खुद के बारे में सोचना, तुम्हें बस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना कि तुम खुद कैसे अच्छा कर सकते हो, तुम कहाँ पे कौन सी मिस्टेक कर रहे हो, तुम कैसे उस चीज़ को अच्छा कर सकते हो। तुम्हें ये नहीं सोचना कि आलम में बैठा हुआ बच्चा किस तरह से पढ़ रहा होगा, उस पर कितने सारे टीचर्स काम कर रहे होंगे, उस पर कितने सारे टीचर्स मेहनत कर रहे होंगे। तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं सोचना, तुम्हें ये सोचना है कि तुम किस तरह से अभी मेहनत कर रहे हो। नीट में आधा गेम मेंटालिटी का होता है कि तुम्हारी मेंटालिटी कैसी है। तुम्हारा मेंटालिटी अगर सही है, तुम्हारी अप्रोच अगर सही है, तो तुम आधी गेम वैसे ही जीत चुके हो। नाउ द वेरी थिंग यू नीड टू नो इज दैट योर मोटिवेशन, कि आपको मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है। क्या आपका ये फैमिली मेम्बर्स का सपना था, आपकी मम्मी का, आपके पापा का, आपके दादा दादी का, किसी का भी सपना, या फिर ये आपका खुद का सपना था। आपको ये देखना है कि आपका मोटिवेशन क्या है। आपका मोटिवेशन कहीं बाहर से आ रहा है, किसी की वजह से आ रहा है, या आपका ये खुद का मोटिवेशन है। किसी का मोटिवेशन सिर्फ इतना ही होता है कि मुझे एक अच्छी रैंक लानी है और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में लाना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। और किसी का मोटिवेशन ये होता है कि मुझे एक अच्छे प्रेस्टीजियस कॉलेज में जाना है और वहाँ जा कर के मुझे अपने खुद की एक पहचान बनानी है। आपको ये देखना है कि आपका मोटिवेशन क्या है। अगर आप सच में इस प्रोफेशन में आना चाहते हो, अगर आप सच में इसका पार्ट बनना चाहते हो, तभी आप इस कंपटीशन में आओ। वरना बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप कहीं भी जा सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ मत आना। पहले से आप प्रिपेयर्ड होकर के आओ, क्योंकि अभी आप जितना पढ़ रहे हो नीट के लिए, या जितना आप पढ़ने वाले हो, आप स्टार्ट करने वाले हो अपनी प्रिपरेशन को, उससे कई ज़्यादा आपको आने के बाद पढ़ना होगा मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ आपको बहुत पढ़ना होगा। सो यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ योर मोटिवेशन, क्योंकि ये मोटिवेशन ही है ना जो आपको हर दिन आपको पुश करते जाता है कि नहीं मुझे और करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। अगर आप आज 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका मोटिवेशन ही आपको मोटिवेट करता है कि आप नेक्स्ट दिन 8 घंटे पढ़ो। आपका जो ड्रीम है, आप जो सोच के रखते हो कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आप उस हिसाब से फिर आप अपना मेहनत करना शुरू कर देते हो, और आपको ये मेहनत रियल लाइफ में ही करना होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। यू हैव टू, आपको भी इतना पता है कि अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे इस कॉलेज जाना है या उस कॉलेज जाना है, अपने एक ड्रीम कॉलेज आपने सोच के रखा है, आपने एक पूरी दुनिया बना कर के रखी है। सिर्फ सोचने से और सिर्फ दुनिया बनाने से कुछ भी नहीं होता। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी डेफिनेटली। तो ये मोटिवेशन जो है ना, आप कहीं बाहर से नहीं ले सकते हो। ये आपको मोटिवेशन, आपका सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो कि आपको पुश करता है, हर दिन पुश करता है। अब उसके लिए आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो या 5 बजे उठ रहे हो या 4 बजे उठ रहे हो, ये आपका मोटिवेशन है जो आपको उठा रहा है इतने बजे। वरना अगर आपको कोई बाहर से आप मोटिवेशन ले रहे हो, कोई 4 वीडियोस यूट्यूब के वीडियोस देख करके, तो फिर वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा एंड आप वापस उसी ट्रैक पर आ जाओगे एंड देयर वुड बी नो इम्प्रूवमेंट ऑन योर सेल्फ। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से अप्रोच लेनी है अपने 11th-12th की जर्नी की। तो सबसे पहले आपका 2-3 महीना आपको अपने एकदम बेसिक चैप्टर्स पे देने और आराम से देना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि मुझे जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि मैं रिवीजन करूँ, ये करूँ, वो करूँ, बहुत से टेस्ट दूँ। नहीं, आपको अपना 11th-12th बहुत ही आराम से लेकर ही चलना है, स्पेशली 11th, क्योंकि वो जो है आपका बेस है। आपके स्टार्टिंग के जो 11th के जो चैप्टर्स हैं, अगर मैं बात कर लूँ फिजिक्स की, अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो इन सबके जो स्टार्टिंग से चैप्टर्स हैं वो एक बेसिक है जो कि आपका 11th भी पूरा और 12th भी पूरा, दोनों का एक बेस बनाता है। तो जैसे कि आपका 11th में आपका काइनेमेटिक्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, इन सब चैप्टर को अगर आप अच्छे से नहीं करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं करोगे ना, तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, अगर आपने मूल कंसेप्ट में 2-3 महीने नहीं दिया ना, देखो बहुत से बच्चे जनरली क्या करते हैं कि मूल कंसेप्ट पढ़ तो लेते हैं अच्छे से, बहुत सारे फार्मूलाज भी याद कर लेते हैं, और एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए होते हैं वो भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मॉड्यूल से भी लगा लेते हैं। लेकिन ये सब जो चैप्टर्स है ना, जैसे कि मैंने आपको अभी फिजिकल में बोला, जैसे कि अभी आपको मैंने फिजिक्स में बोला, जैसे कि मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी वेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं, जो भी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, इन सबको आपको सिर्फ एक नैरो पर्सपेक्टिव से नहीं बनाना है। इनके क्वेश्चंस को, इन सब क्वेश्चन को आपको ना सिर्फ एक बुक से नहीं, इन सब क्वेश्चन को आपको बहुत सारी सोर्सेज से बनाना है, ताकि आपको उसका आइडिया लग सके कि इससे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, लाइक जैसे कि अगर आपको फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, सब बायो के सबका अलग अलग अप्रोच लेना होगा।
लाइक फिजिक्स में आपको चीज़ों को विजुलाइज करना होगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको विजुलाइज करना होगा कि नीचे इस पर mg लग रहा होगा, ऊपर उस पर टेंशन लग रहा होगा अगर वो थ्रेड से कनेक्टेड है, तो अगर वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो उस पर KSP लग रहा होगा। तो आपको इन सभी चीज़ों को विजुलाइज करना होगा एंड देन आप जा करके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ अगर आप उसके बेसिक्स क्वेश्चन उठा करके सॉल्व कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि अगर आप इस तरह से करते करते आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एंड देन आप नीट का एग्ज़ाम देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेना एंड एग्ज़ाम दे देना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं होता है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए एंड जो ये प्रैक्टिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका बेसिक्स क्लियर हो। क्योंकि अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, स्पेशली मैं बोल रही हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, पूरा 11th-12th आपका बर्बाद होने वाला है। बायो में तो फिर भी आप अगर आपका 11th वेस्ट हो जाता है, बायो में फिर भी आप बाद में कुछ महीने पढ़ के उसे कर लेते हो, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि समझा जा सकता है और बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं हम लोगों से। उसके लिए आपको सिर्फ मल्टीपल रिविज़न की ज़रूरत होती है। लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको टाइम देने की ज़रूरत है। स्पेशली केमिस्ट्री में मैं फ़िज़िकल की बात कर रही हूँ और फिज़िक्स में तो आपको टाइम देने की ज़रूरत है। तो फिज़िक्स में मैं आपको यही बोल रही हूँ कि 2 से 3 महीना आप काइनेमेटिक्स को, वेक्टर्स को, इन सब चैप्टर्स को दो, अच्छे से दो एंड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से 2 से 3 महीना दो, क्योंकि आपका बेसिक्स है। इसके बाद आप सारे चैप्टर्स पे आगे बढ़ो। एक बात याद रखो कि आप अगर ये सोचते हैं कि लास्ट के मैं जैसे मेरा बोर्ड्स कंप्लीट होगा और उस टाइम में मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा और पढ़ के नीट निकाल लूँगा, तो एक बात आपको याद रखना है कि नीट एक स्प्रिंट नहीं है, नीट एक मैराथन है जिसमें आपको हर दिन पढ़ना है। आपको हर दिन आपने जो स्लॉट बनाया है उसमें आपको पढ़ना होगा। लेकिन अगर बीच में अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई या किसी वजह से आपका ब्रेक हो गया, आप किसी तरह से आपका जो पेस बना हुआ है वो ब्रेक हो गया, तो आपके पास टाइम होता है उस वक्त भी कि आप उस चीज़ को वापस से ग्रैब करो, उस चीज़ को कोप अप कर लो, राइट। लेकिन अगर आप उस चीज़ को बैकलॉग करके छोड़ देते हो तो फिर वहाँ पर एक्चुअली में बैकलॉग बन जाता है, जो कि आपका बैकलॉग होता नहीं है, लेकिन आप उसे पाइलअप करते जाते हो और वो आपका बैकलॉग बन जाता है। तो 11th में अगर आप हो तो 11th से मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रही हूँ, अगर आप 11th में हो तो बैकअप बनने नहीं देना आपको। बहुत ही आराम से चीज़ें करनी है, हर दिन पढ़ना है। नीट में यही आपको कंसिस्टेंट रहना होगा हर दिन। आप छोड़ भी दे रहे हो, आप मज़े भी करो, हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये 2 साल है, अच्छे से पढ़ो एंड ये सब नहीं सोचना अभी, बिल्कुल भी दिमाग में आपके नेगेटिविटी नहीं लानी है कि नीट में इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो स्कैम की वजह से मेरी प्रिपरेशन में इफ़ेक्ट पड़े। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अपनी प्रिपरेशन पे इफ़ेक्ट नहीं होने देना है। जिस पेस से आप 4 जून से पहले प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी पेस के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है।